Yes, there were 3 questions which was in homework. तो सबसे पहले उन्हीं तीनों सवालों को करने से शुरू करते हैं आज की क्लास को, है ना? तो द क्वेश्चंस I can see is fx is modulus of 1 minus 4x square. And this is second part is greatest integer of x square minus 2x. Modulus of 1 minus 4x square, greatest integer of x square minus 2x. And x was from 0 to 1. And here it is x is from 1 से 2. तो हमें बतलाना है यार कि क्लोज 0 से क्लोज 2 में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, इसके बारे में हमें बतलाना है ना। तो मैं क्या कह रहा था कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि इस फंक्शन का ग्राफ बना लेना चाहिए। और बिलीव मी द ग्राफ इज वेरी इजी। अगर किसी को लग रहा हो कि यार सर ग्राफ टफ है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे ऐसे बिल्कुल कोई बात नहीं है ना। आप करते तो बिल्कुल आपको इजी लगता है ना। तो चलिए हम इसके ग्राफ को थोड़ा बना के देखते हैं। तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर आएगा दोस्त। सबसे पहले मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर आएगा। तो बच्चों अगर मैं 1 माइनस 4x स्क्वायर को थोड़ा सा इधर बना के आपको आपको दिखाऊं, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 1 माइनस 4x स्क्वायर तो कुछ ऐसा उल्टा पैराबोला होता है। 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, होगी ना। 1 माइनस 4x स्क्वायर अंदर वाले ग्राफ के मॉड, अच्छा ये कहां काटेगा सर, हाफ और माइनस हाफ में। और जब मॉड लगाओगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाता है, नेगेटिव का पॉजिटिव मतलब ये पार्ट हट जाएगा और नेगेटिव का पॉजिटिव। ये है ग्राफ आपका मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर का, है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से, इस तरीके से और इधर इस तरीके से। बट मुझे पूरी दुनिया से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कहां से मतलब है, 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1। तो यानी कि हम ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ 0 से 1 के बीच में देखेंगे। तो 0 से 1 के बीच में देखना, 0 पे ऐसे 1 आएगा, दिस पॉइंट इज हाफ, हाफ पे 0 आएगा, और 1 पे इसकी अप्रॉक्स वैल्यू, 1 पे इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 1 माइनस 4 कितना हो गया, आप देख लो रख के। 1 x को 1 रखोगे, 1 माइनस 4 माइनस 3 का मॉड, माइनस 3 का मॉड कितने के बराबर हो जाएगा दोस्त, 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया 0, ये पॉइंट हो गया हाफ, और ये 1 वाला पॉइंट है, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है दोस्त, 3 के बराबर। और ये जो पॉइंट है बच्चों, ये 0,1 है। क्या ये 0 से 1 के बीच का ग्राफ आपको समझ में आ गया? 0 से 1 के बीच का ग्राफ समझ में आ गया? आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। दूसरा, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x की बात करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है। जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x को निकालोगे तो फिर आपको समझ में आएगा, रेंज निकालोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x का, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर कौन कौन सी इंटीजर इंटीग्रल वैल्यूज ले सकता है ना, फिर कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज ले सकता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि x को जब 1 से 2 लोगे तो जस्ट चेक द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है, और उसके हिसाब से फिर इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं। जैसे अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x को थोड़ा सा स्केच करके देखूं, है ना, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2 पॉइंट्स पे काटता है, एक तो 0 पे और एक 2 पे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, है ना, 0 पे और 2 पे ऐसे काटेगा। इसका मिड पॉइंट 1 पे आएगा दोस्त, और 1 पे इसकी वैल्यू देख लो आप, 1 माइनस 2 दैट इज -1। यानी बच्चों बहुत आराम से देखिएगा, बहुत आराम से देखने की कोशिश कीजिएगा। हम x को 1 से 2 में घुमा रहे हैं, है ना, x को 1 से 2 में घुमा रहे हैं, तो x इक्वल टू 1 से चलना चालू कीजिए मेरे साथ। 1 पे वैल्यू -1 है, और 1 से जब आप 2 की तरफ चल रहे हैं तो ये हाइट कहां से कहां तक के बीच में, तो बेटा 1 से जब 2 की तरफ जाओगे तो ये हाइट -1 से बढ़ते बढ़ते 0 जा रही है, मतलब ये हाइट -1 से 0 है। तो अगर कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं हम जो -1 से 0 है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, सोचिए। कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो -1 से 0 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -1। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1, और 1 पे भी वैल्यू -1 ही है, यानी 1 से 2 में, 1 से 2 में ये आएगा आपका -1। बट गाइस 2 पे तो एग्जैक्ट वैल्यू 0 हो रही है, 2 पे तो वैल्यू एग्जैक्ट 0 हो रही है। तो 2 पे अगर एग्जैक्ट 0 हो रही है तो 2 पे 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बिकम 0। नहीं समझ में आया हो, इमीडिएटली आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, है ना। मैंने बहुत सिंपल
पहले आपको मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर का ग्राफ बनाया, फिर उसको 0 से 1 में आपको बताया कि कैसे आएगा, है ना, उसको कट कर लिया। फिर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2x के ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात की, तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ बनाया, 1 पे वैल्यू देखी -1, और 1 से जब हम आगे की साइड 2 तक जा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू -1 से बढ़ते बढ़ते 0 आ रही है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ उसका, -1 हुआ, और 2 पे वैल्यू 0 आने के कारण ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया। तो क्या आपको ये पूरा का पूरा ग्राफ समझ में आ गया? यहां पे हम बोल सकते हैं क्या कि डिसकंटिन्यूअस एट x equal to 1 and 2, non-differentiable at 3 points, non-differentiable at x equal to half, और जहां डिसकंटिन्यूअस है वहां तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, यानी हाफ, 1 एंड 2। फिर भी कोई पार्ट नहीं समझ में आया हो दोस्त, बता सकते हैं आप। Next question is like this: fx is x की पावर m sin 1 by x for x positive and 0 for x equal to 0, ऐसा कुछ दिया हुआ है। x की पावर sin 1 by x for x positive and 0 for x equal to 0 and 0 for x equal to 0, 0 for x equal to 0। क्वेश्चन क्या कहता है इसमें दोस्त, क्वेश्चन क्या कहता है इसमें? क्वेश्चन ये कहता है इसमें कि द फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअस, है ना, द फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, नीड टू बी कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल है ना, क्या लिखवाया था, डिफरेंशिएबल लिखवाया था या नॉट डिफरेंशिएबल लिखवाया था? नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, देखो बच्चों कंटिन्यूअस चाहिए तो ये एंड पॉइंट है, आप आराम से सोचिएगा। एंड पॉइंट्स पे मैंने आपको क्या बोला था बच्चों कि अगर आपको कंटिन्यूटी चाहिए एंड पॉइंट पे तो यहां दो ही चीजें चेक करनी है, एक तो आरएचएल और दूसरा वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्योंकि नेगेटिव के लिए तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो हम एलएचएल तो निकालेंगे नहीं, हम आरएचएल निकालेंगे और दूसरा जीरो की वैल्यू निकालेंगे। जीरो की वैल्यू में कोई लोड ही नहीं है, क्यों? क्योंकि जीरो की वैल्यू तो जीरो दिख रही है ना, तो यानी फंक्शनल वैल्यू तो जीरो ही है, तो यानी आरएचएल भी जीरो के बराबर आना चाहिए, तब हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो आरएचएल निकालने की जरूरत है और उसको फंक्शनल वैल्यू के बराबर चेक करने की जरूरत है कि है या नहीं है। तो चलिए हम आरएचएल निकालते हैं। तो आरएचएल निकालोगे तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि आरएचएल इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 प्लस, आरएचएल इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 प्लस fx का ये पोर्शन आएगा, x की पावर m इंटू साइन 1 बाई एक्स। इस क्वेश्चन को देखते ही साइन 1 बाई एक्स से अपनी नजरें आप हटा नहीं सकते हो। सबसे ज्यादा जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है इस पूरे पोर्शन में वो साइन 1 बाई एक्स कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले जिसने हमें खींचा है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो x अप्रोचिंग 0 प्लस पे ये 1 बाई एक्स एक बहुत 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 बड़ी वैल्यू है ना, 0 प्लस पे 1 बाई एक्स एंगल बहुत बड़ी वैल्यू होगी। लेकिन दोस्त कितनी भी बड़ी वैल्यू हो जाए अगर साइन के आर्गुमेंट में है तो वो रहेगा तो -1 से 1 के बीच में, तो यानी कि जिसने हमें अट्रैक्ट किया है वो एक बाउंडेड क्वांटिटी है। तो मैं इसके बारे में सिर्फ दो शब्द लिखना चाहता हूं, है ना, कितने शब्द लिखना चाहता हूं दोस्तों? दो शब्द, कितने शब्द? दो शब्द, बाउंडेड, बाउंडेड क्वांटिटी, है ना, बाउंडेड क्वांटिटी। किसके बीच में बाउंडेड है आप सभी समझते हैं, -1 से 1 के बीच में बाउंडेड है। कहां से कहां तक के बीच में बाउंडेड है? -1 से 1 के बीच में बाउंडेड है, ये बाउंडेड है ना। अब कोई बोले कि सर अब इसको भी देख लो बेचारे को, ये बेचारा भी तब से आपकी नजर के लिए एकदम बिल्कुल मरा जा रहा है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं यार, है ना, ऐसा क्या है। तो x अप्रोचिंग 0 प्लस पे आधे से ज्यादा बच्चों को क्या लगता है कि अच्छा 0 प्लस पे x 0 जा रहा है सर, तो ये 0 चला गया। अरे मेरे नन्हे नन्हे बच्चों, 0 प्लस पे ये जरूरी नहीं है कि 0 जाएगा, ये m के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा कैसे सर? तो बेटा m के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? जैसे मान लीजिए m नेगेटिव है, m नेगेटिव है, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं कि लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 प्लस x की पावर m की बात कर रहा हूं, बस इसकी बात कर रहा हूं।
अगर मान लीजिए कि m नेगेटिव है दोस्त, m नेगेटिव है, m नेगेटिव मतलब कैसी वैल्यू सर? m नेगेटिव मतलब -1, -2, -½ -3 ऐसी कोई भी वैल्यू, जैसे आप -2 रख के देख लीजिए, तो लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 प्लस x की पावर -2। अब वो बच्चा फिर से वही तर्क दे रहा है कि सर 0 प्लस पे ना ये बेस 0 चला गया और 0 की पावर -2 सर 0 चला गया। बहुत प्यारे बच्चे हैं ये, बहुत प्यारे बच्चे हैं ना। तो हम लोग लेके कि 0 प्लस पे बेस 0 चला गया और पावर -2 तो सर 0 हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बेटा, बहुत सही, शाबाश बेटा शाबाश। तो हम लोग बोले कि बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग लेके 0 प्लस में x की पावर -2 इज 1/x²। ओ ऐसे लिखते हैं क्या सर? ले मेरा बच्चा। तो हम लोग x अप्रोचिंग 0 प्लस पे ये वाली क्वांटिटी किधर की तरफ जाएगी? तो सर ये तो 0 की तरफ जाएगी, और ये 1/0 अब किधर जाएगा बॉस? इंफिनिटी जाएगा। ये कहां जाएगा? इंफिनिटी जाएगा। आप आराम से सोच लीजिए अगर आपको समझ में आया हो तो। आप आराम से सोच लीजिए अगर आपको समझ में आया तो। यानी 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 अगर m नेगेटिव है, m नेगेटिव है तो भाई ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मतलब x नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर 0 नहीं जाएगा, डिनोमिनेटर 0 जाएगा, जस्ट लाइक दिस। और डिनोमिनेटर 0 का मतलब हो गया कि वैल्यू कहां जा रही है? इंफिनिटी। तो m नेगेटिव में मैं इसके बारे में क्या कहूं भाई? m नेगेटिव में तो सर इसको इंफिनिटी बोल दो फिर तो आप। कोई बोले m इक्वल टू 0 पे इसको क्या बोलूं? तो हम ले m अगर एग्जैक्ट 0 हो गया, अब फिर से आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत है, एंड दैट इज कॉल्ड सुनने की जरूरत है। तो हम लोग बोले m अगर एग्जैक्ट 0 है तो x अगर 0 प्लस जा रहा है, तो 0 प्लस पे ये ऊपर वाला अगर एग्जैक्ट 0 है तो इसकी वैल्यू होती है गुरु 1। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। अगर कोई बोलते हैं m पॉजिटिव है, हाँ भाई, हाँ भाई, यही तुम्हें चाहिए था। m अगर पॉजिटिव है और ये 0 प्लस जा रहा है, तो जैसे x स्क्वायर है, नहीं m अगर पॉजिटिव है तो 2 ले लो, तो x स्क्वायर है, तो ऑफ कोर्स 0 प्लस पे ये 0 प्लस का स्क्वायर मतलब 0 जाएगा, यानी इस केस में ये 0 जाएगा। क्या आपको ये तीन चीजें समझ में आ गई है? समझ में आ गई है तो ही आगे बढ़ने का फायदा या नुकसान है। नुकसान मतलब फायदा भी है, नुकसान भी हो सकता है। देख लो भाई बच्चों, देख लीजिए, फिर भी इसमें कोई पार्ट नहीं समझ में आया हो तो बताइएगा। यस, तो चलिए, मेरे ख्याल से बच्चों ने अपनी, है ना, बात कह दी है कि बिल्कुल समझ में आ गया सर, है ना। तो अब यहां मैं तीनों केस में चल रहा हूं और तुम थोड़ा ध्यान से देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ना। सबसे पहले m पॉजिटिव ले लेता हूं, है ना। सबसे पहले क्या ले लेता हूं? m पॉजिटिव ले लेता हूं। m पॉजिटिव में क्या हुआ सुनेंगे ध्यान से, है ना। अभी फिर से आपको एक चीज की जरूरत है जो मैंने अभी अभी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जिसकी आपको जरूरत है, सुनने की जरूरत है। तो भाई m पॉजिटिव पे ये वाली वैल्यू 0 जा रही है, और अगर ये 0 जा रही है और ये बाउंडेड वैल्यू है, बाउंडेड क्वांटिटी है, तो 0 इंटू एनी फाइनाइट क्वांटिटी, 0 इंटू एनी फाइनाइट क्वांटिटी का होगा, सोच के बताइए। 0 इंटू एनी फाइनाइट क्वांटिटी, ले 0 इंटू एनी फाइनाइट क्वांटिटी इज 0, इज 0, है ना। समझ में आ गई बात। तो 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी इज 0। कोई बोले सर m 0 हो जाए, सुनिएगा ध्यान से, उसके बाद आगे बढ़िएगा, इधर उधर लहराइएगा नहीं, है ना, नहीं तो कोई कान के नीचे कंटाप रख देगा। ध्यान से सुनिएगा, m जब एग्जैक्ट 0 हो गया तो ये हो गया 1, इसके हिसाब से क्या हो गया? 1। और 1 इंटू बाउंडेड क्वांटिटी है, कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो क्या आप बता सकते हैं क्या वैल्यू देगा ये? ज्यादा आप बोल सकते हैं तो एक चीज बोल सकते हो कि एक वैल्यू आएगी बिटवीन -1 से 1। क्या आप ये बता सकते हो कि वैल्यू क्या आएगी? आप वैल्यू के बारे में बता सकते हो, बट वैल्यू क्या आएगी आप ये नहीं बता सकते हो। यानी m इक्वल टू 0 में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया सर? क्योंकि हम लोग इस चीज को समझेंगे
कि ये तो 1 चला गया और ये एक वैल्यू है बिटवीन -1 से 1, तो अगर वैल्यू है -1 से 1 तो हमें थोड़ी पता है कि कौन सी वैल्यू है, तो यानी कि इसका आरएचएल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इज दिस क्लियर? सेकेंड पार्ट इज क्लियर? नहीं क्लियर है तो अभी बताओ। 1 into a bounded quantity is not 1. 1 into a value between -1 से 1, प्रोडक्ट विल बी अगेन बिटवीन -1 से 1। तो यानी कि आप आरएचएल नहीं बता सकते भाई, है ना, ऑसिलेट करके, मतलब -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू आ गई। अच्छा जी, एम नेगेटिव पे अब आ जाओ। एम नेगेटिव पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों सर? क्योंकि ये इंफिनिटी है बॉस, और ये एक वैल्यू है जो कि फाइनाइट है, तो इंफिनिटी इनटू एनी बाउंडेड क्वांटिटी इज समथिंग वेरी लार्ज, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बेटा आपको कंटिन्यूटी के लिए क्या चाहिए था कि आरएचएल मस्ट बी वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी आरएचएल मस्ट बी वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो 0 है, तो आरएचएल भी 0 चाहिए। तो यानी अगर आरएचएल 0 चाहिए तो किस केस में मिल रहा है? एम पॉजिटिव के केस में। यानी हम लोग बोल रहे हैं कि फॉर कंटिन्यूटी एम हैज टू बी ग्रेटर देन 0। नहीं चमका हो तो बताइए क्या किया जा सकता है, मतलब पूछ लीजिए क्या किया जा सकता है। चलिए, तो क्लियर वालों का तो आ गया। चलो अब बात करते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि ठीक उल्टा कर लेता हूं, पता कर लेता हूं कि डिफरेंशिएबल कहां है और फिर उल्टा कर देते हैं। क्योंकि अगर पता चल गया कि डिफरेंशिएबल कहां है तो जस्ट ऑपोजिट में नॉट डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, है ना। तो हम सबसे पहले पता कर लेते हैं कि डिफरेंशिएबल कहां है, और डिफरेंशिएबल कहां है से मुझे ये बात का अंदाजा मालूमात हो जाएगा कि नॉट डिफरेंशिएबल ये फंक्शन किधर की साइड हो रहा है, राइट। तो चलिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। फिर से ये देखिए, फिर से आप यहां पे एक ही शब्द बोलिएगा कि इसका डोमेन का एंड पॉइंट है, मतलब यहां सिर्फ आरएसजी के बारे में बात होगी, एंड आरएसजी के बारे में बात होगी, मतलब आरएसजी मस्ट एग्जिस्ट एंड मस्ट बी अ फाइनाइट वैल्यू, एग्जिस्ट भी करना चाहिए और फाइनाइट भी होना चाहिए, है ना। सुनिएगा ध्यान से फिर आप। चलिए आरएसजी निकालते हैं दोस्त। तो भाई आरएसजी का डेफिनेशन क्या है सर? तो आरएसजी का डेफिनेशन है लिमिट एच इज अप्रोचिंग 0 प्लस, है ना, लिमिट एच इज अप्रोचिंग 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एच। एफ ऑफ 0 प्लस एच यहां से क्या आएगा दोस्त? एफ ऑफ 0 प्लस एच आएगा एच की पावर m इंटू साइन 1 बाई एच माइनस एफ ऑफ 0 और अपॉन एच, यही आएगा, है कि नहीं? यही आएगा। अब हम लोग यहां से बोल सकते हैं क्या भाई कि h एक कट जाएगा और ये अल्टीमेटली आएगा लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस h की पावर m माइनस 1 इंटू साइन 1 अपॉन h। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि m माइनस 1 को n मान लीजिए। तो क्या आपको ऐसा लगा कि जैसा यहां है वैसा ही अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे? बस यहां फर्क क्या है ना, बस यहां फर्क क्या है कि जो आपका अभी n है वो अभी थोड़ी देर पहले m था। अभी हम इसी को तो डिस्कस कर रहे थे ना, x अप्रोचिंग 0 प्लस x की पावर m sin 1 बाई x। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? अब हम डिस्कस कर रहे हैं h इज अप्रोचिंग 0 प्लस h की पावर n sin 1 बाई h। तो क्या फर्क है? हम लोग बोल सकते हैं कि यहां x था, यहां h है, यहां m था, यहां n है, बस इतना ही तो फर्क है। तो यानी कि लिमिट तो उसी तरीके से बिहेव करेगा दोस्त। तो यानी हम लोग फिर से इसके 3 केसेस में बात करेंगे, फिर से 3 केसेस में बात करेंगे। जैसे वहां था m पॉजिटिव यानी n पॉजिटिव, वहां m 0 था, यहां n 0 होगा, वहां m नेगेटिव था, यहां n नेगेटिव होगा। अब क्या बोलेगा ये भाई कि इस केस में 0 होगा क्योंकि m पॉजिटिव पे 0 था, तो यहां n पॉजिटिव पे 0 होगा। n 0 पे कितना था? डज नॉट एग्जिस्ट। और इस केस में भी क्या था? डज नॉट एग्जिस्ट। तो जैसा अभी अभी आपने बताया कि नॉट डिफरेंशिएबल चाहिए, तो लिमिट एग्जिस्ट एंड फाइनाइट कब हो रहा है? पहले केस में, यानी इस केस में डिफरेंशिएबल हो रहा है। तो डिफरेंशिएबल कब नहीं हो रहा है? इस केस में, इस केस में नॉट डिफरेंशिएबल है। यानी नॉट डिफरेंशिएबल के लिए क्या चाहिए? तो हम लोग बोल सकते हैं कि नॉट डिफरेंशिएबल के लिए
n शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, लेकिन n पे तो कहानी नहीं थी, कहानी तो m की थी। तो n है m माइनस वन, तो m माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0 मतलब m लेस देन इक्वल टू 1। तो बच्चों ये कह रहा है कंटिन्यूअस होना चाहिए और नॉट डिफरेंशिएबल। तो बेटा कंटिन्यूटी के लिए तो m पॉजिटिव है, ये तो होना ही चाहिए, और नॉट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए m लेस देन इक्वल टू 1 है। तो दोनों की बात सुननी है, तो फाइनल आंसर तुम्हारा क्या होगा, m बिलोंग्स टू ओपन जीरो से क्लोज वन। तो मेरे ख्याल से करीब करीब यहां हर एक बच्चे ने गलत किया हुआ है ना, देख लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो बताइएगा, वैसे तो मैंने पहला पार्ट अगर क्लियर है तो ये भी होना ही चाहिए। चलिए मेरे ख्याल से हर एक बच्चे का क्लियर आ ही चुका है, लिख भी लिया ही होगा बच्चों ने। अब हमारे पास एक सवाल और है, शायद एक सवाल और है। एक सवाल है ये एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड लिमिट n is approaching infinity ये कुछ तो भी दिया हुआ है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है गाइस, ग्रेट, ऑल द थ्री आंसर्स आर परफेक्टली राइट। n को आप चाहो तो 1/t रख लो फिर से। तो अगर n इंफिनिटी जा रहा है दोस्त, n इंफिनिटी जा रहा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि भैया t तो 0 प्लस जा रहा होगा, ओके सर, और t 0 प्लस जा रहा है तो ये बन जाएगा f ऑफ a प्लस टी, ध्यान से सुनिएगा, और अपॉन एफ ए, और इस पूरे की पावर 1/t। अब कोई पूछे सर किस फॉर्म का है, सुनिएगा बच्चों, डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, अगर डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो कंटिन्यूअस तो पक्का होगा, मतलब अगर कंटिन्यूअस है तो t अप्रोचिंग 0 प्लस पे जो ऊपर वाली क्वांटिटी दिख रही है मुझे, है ना, ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी दिख रही है, ये वाली, ये क्वांटिटी तो f ए जाएगी, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये आपको दिख रहा है ये आरएचएल टाइप का होगा, क्योंकि t 0 प्लस है तो a से जस्ट आगे फंक्शनल वैल्यू बदला रहा है, तो यानी ये क्वांटिटी अगर f ऑफ a प्लस है ना, ये f ऑफ a प्लस है, आरएचएल है, तो और नीचे f ऑफ a है और डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, मतलब ये दोनों वैल्यूज सेम है, और जीरो तो है नहीं ना, fa नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है तो समथिंग नॉन जीरो अपॉन समथिंग नॉन जीरो और इक्वल वैल्यू है, तो यानी ये 1 जा रहा होगा, और ये 1 की पावर क्या बन गया, इंफिनिटी। ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है 1 की पावर इंफिनिटी का, तो याद कीजिए इसमें हम सबसे पहले m निकालते थे, कैसे निकालते थे भाई, लिमिट t इज अप्रोचिंग 0 प्लस gx मतलब एक्सपोनेंट, और fx माइनस 1 मतलब f ऑफ a प्लस टी अपॉन fa माइनस 1, है ना, और जैसे ही अब आप इसको लिखिएगा, अब हम लोग लिखेंगे तो 1/t, और ये देखिएगा f ऑफ a प्लस टी, एलसीएम लीजिए, माइनस f ऑफ a अपॉन fa। अगर आपने आरएसडी का दोस्त डेफिनेशन पढ़ा है अच्छे से, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है ये है आरएसडी, क्योंकि आरएसडी क्या होता था दोस्त, लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस fa अपॉन h, यहां पे h की जगह सिर्फ t है, तो यानी कि लिमिट t इज अप्रोचिंग 0 प्लस 1/t f ऑफ a प्लस t माइनस fa, ये अगर आरएसडी है यानी f डैश a प्लस है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज f डैश a प्लस आरएसडी अपॉन एफ ऑफ ए, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो आरएसडी मस्ट बी एफ डैश ए, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होता था एक्चुअली, e की पावर m, यानी e की पावर f डैश a अपॉन f ऑफ a, चेक कर लीजिएगा गाइस, चेक कर लीजिएगा, f डैश a अपॉन, है ना, f डैश लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, डन है, लिख लिया सब बच्चों ने, लिख लिया हो तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, थ्योरम 3 तक हो चुका था, उसके आधार पे एक सवाल लिख रहे हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग functions are differentiable
at x equal to 0. Which of the following functions are differentiable at x equal to 0? करो भैया, हो जाए तो बताइएगा, सबको एक साथ कर लीजिएगा तभी एक साथ डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहली चीज देखिएगा, cos mod x प्लस mod x है ना। तो इसमें बहुत सिंपल है, cos mod x जैसी चीज कोई होती ही नहीं है। तब कोई बोले सर होती नहीं तो फिर लिखा क्यों है? तो बेटा cos mod x नहीं लिखा हुआ, cos x ही लिखा हुआ है। क्यों भाई? हम लोग बोल सकते हैं cos mod x इज ऑलवेज cos x। क्यों सर? क्यों क्यों क्यों? आखिर क्यों? ऐसा क्या वजह है कि cos mod x cos x के बराबर है? अरे बहुत सिंपल सी बात है यार, mod x में जो x है अगर वो पॉजिटिव है तो cos x ही होगा, और कोई बोले कि x नेगेटिव है तो mod कैसे खुलेगा? विथ माइनस साइन, यानी cos ऑफ माइनस x फिर से cos x ही होगा, यानी x पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो मेरे भाई, ये जो होगा ये cos x के बराबर ही होगा। यानी मैं यहां पे इजीली सोच सकता हूं कि ये cos x प्लस mod x है और ये cos x माइनस mod x है, ये cos x माइनस mod x है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये फंक्शन जीरो पे कैसा है? डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन जीरो पे कैसा है? नॉट डिफरेंशिएबल। तो बताया था कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल है तो सम हमेशा नॉट डिफरेंशिएबल ही होता है। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये नॉट डिफरेंशिएबल है, यानी डिफरेंस हमेशा नॉट डिफरेंशिएबल ही होगा, यानी ये दोनों ही फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हैं। याद है आपको थ्योरम जिसमें हम लोगों ने बोला था कि अगर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एक x इक्वल टू ए पे और एक नॉन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू ए पे, तो सम और डिफरेंस यानी कि प्लस और माइनस वाला हमेशा नॉट डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन प्रोडक्ट और कोशेंट के बारे में बिना चेक किए नहीं बदला सकते हैं। जबकि थ्योरम 3 क्या कहता था कि अगर दोनों ही फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हैं तो सम को भी चेक कीजिए, डिफरेंस को भी चेक कीजिए, प्रोडक्ट को भी चेक कीजिए और कोशेंट को भी चेक कीजिए। तो अब सी और डी में ऐसे फंक्शंस हैं दोस्त जिसमें हम बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल है। साइन मॉड एक्स भी नॉट डिफरेंशिएबल है और मॉड एक्स भी नॉट डिफरेंशिएबल है, यानी दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है, तो फिर चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए फिर से आप वही कर सकते हो कि भाई एफ एक्स साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, और भाई एफ डैश जीरो प्लस निकालिएगा। तो एफ डैश जीरो प्लस क्या आएगा भाई? लिमिट एच इज अप्रोचिंग जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो जीरो के बराबर है, और h अगर जीरो प्लस है ना, h जीरो प्लस है तो यानी मॉड कैसे खुलेगा? विथ प्लस साइन। अगर मॉड प्लस साइन के साथ खुलेगा तो ये साइन h हो जाएगा और प्लस h हो जाएगा, और दोनों को अलग अलग कर लीजिए। तो भाई मेरे दोनों को अलग अलग करोगे तो ये भी वन हो जाएगा और ये भी कट के वन ही हो जाएगा, यानी वन प्लस वन क्या हो जाएगा? टू। कोई पूछे सर एफ डैश जीरो माइनस निकालिए, तो एफ डैश जीरो माइनस आएगा माइनस टू। आप देख सकते हैं दिस इज लिमिट h इज अप्रोचिंग जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो माइनस एच, एफ ऑफ जीरो माइनस एच यानी कि एफ ऑफ माइनस एच, दिस इज साइन मॉड माइनस एच प्लस मॉड माइनस एच अपॉन माइनस एच। बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने बतलाया था ना कि मॉड ऑफ माइनस एच और मॉड ऑफ एच सेम होता है, और एच अभी भी जीरो प्लस है। तो बच्चों आप ही खुद ही बोलिए, खुद ही देखिए, खुद ही बोलिए, है ना, मैं क्या बोलूंगा आप ही देख के बोलिए कि ये क्या है? साइन एच प्लस एच और नीचे बस माइनस एच है। तो बेटा सेम ही चीज तो अभी भी थी, साइन एच प्लस एच अपॉन एच था, अब बस माइनस साइन है, तो ये कितने के बराबर हो गया? माइनस टू। यानी चेक करने के बाद समझ में आ गया कि ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, मतलब ये भी भैया नॉट डिफरेंशिएबल है। कोई बोले सर साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, तो फिर से आप चेक कर लीजिएगा एफ डैश जीरो प्लस एंड एफ डैश जीरो माइनस। गाइस सुन लीजिएगा, इस बार क्या है ना, बीच में माइनस है, तो अब क्या होगा मैं आपको बतला देता हूं। तो अगर बीच में माइनस है दोस्त,
बीच में अगर माइनस है तो इस बार हो जाएगा 1 माइनस 1। यहां पे अगर ये साइन आप बदल दीजिए, है ना, सोचिए थोड़ी देर के लिए कि साइन को मैं प्लस का माइनस कर दूं, तो अगर इस साइन को प्लस का माइनस कीजिएगा आप, है ना, तो यानी ये 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 0। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इस केस में आरएचडी 0 आएगा और ऐसे ही एलएचडी भी 0 आएगा। कोई ये मत बोल देना सर माइनस 0 आएगा, क्योंकि फर्क ज्यादा कुछ नहीं पड़ा था, फर्क ज्यादा कुछ नहीं पड़ा था, यहां बस माइनस एच आ जाएगा और बीच में माइनस साइन आ जाएगा। तो अब पहला वाला -1 दूसरा वाला +1 हो जाएगा, यानी आंसर तो इसका भी 0 आएगा। मतलब ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0। समझ गए बात को, है ना, समझ गए बात को। अच्छा, कोई बोले कि सर x mod x के बारे में क्या कहना है आपका, तो हम लोग बोले x mod x तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब बोलोगे सर क्या करोगे इसमें, तो देखो बेटा x जो है डिफरेंशिएबल है 0 पे, है ना, x 0 पे डिफरेंशिएबल है और mod x नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हमने जो थ्योरम पढ़ा है कि एक डिफरेंशिएबल दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल, तो प्रोडक्ट में कुछ नहीं बता सकते, प्रोडक्ट में चेक करना पड़ेगा। सम और डिफरेंस में तो डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि अगर एक डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल तो सम और डिफरेंस दोनों नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन प्रोडक्ट में चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे सोचोगे तब जाके आप सही सही काम कर पाओगे, और नहीं तो कुछ का कुछ सोचोगे बच्चों तो गड़बड़ होने की पूरी चांसेस हैं। तो पॉजिटिवली हमें इन जो बातों को बतलाया जा रहा है उसी को अप्लाई करना पड़ेगा वाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। तो एक्स मॉड एक्स में क्या करूं, मैं क्या करूं, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x इंटू एक्स होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर। लेकिन x नेगेटिव के लिए x इंटू माइनस एक्स होगा, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप चेक कर लेना, एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 0 माइनस दोनों 0 आएंगे। एफ डैश 0 प्लस क्या होगा, लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h दैट इज h स्क्वायर माइनस f 0 अपॉन h, ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही एफ डैश 0 माइनस भी 0 आएगा। यानी अपन क्या बोल सकते हैं भाई कि ये भी फंक्शन डिफरेंशिएबल एट 0। यानी कि डी भी करेक्ट है और ई भी करेक्ट है। देख लो भाई, नहीं समझ में आया तो बताओ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये सारी चीजें कर ली होंगी, है ना, लिख ली होंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखिएगा पॉइंट नंबर 4। डिक्टेट कर रहा हूं बच्चों, आपको लिखना है ना, डिक्टेट कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा हूं, यू हैव टू राइट। सो नाउ रेडी, लेट्स स्टार्ट। इफ fx is differentiable at x equal to a, if fx is differentiable at x equal to a and f of a equal to 0, if fx is differentiable at x equal to a and f of a equal to 0, and gx is not differentiable at x equal to a, if fx is differentiable at x equal to a and f of a equal to 0, and gx is not differentiable at x equal to a, and gx is not differentiable at x equal to a, sorry, gx is continuous, gx is continuous but not differentiable at x equal to a. If fx is differentiable at x equal to a and f of a is not equal to 0, and gx is continuous, but not differentiable at x equal to a, and gx is continuous but not differentiable at x equal to a, gx is continuous but not differentiable at x equal to a, then fx into gx, then fx into gx then fx into gx is differentiable at x equal to a, then fx into gx is differentiable at x equal to a.
कुछ समझ में आया क्या? देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए। ग्रेट। तो इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा है ना, ये थ्योरम नंबर 2 से थोड़ा डिफरेंट है। थ्योरम नंबर 2 में क्या कहता था कि अगर एफ एक्स डिफरेंशियबल है और जी एक्स नॉट डिफरेंशियबल है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स को चेक करवाता था। यहां पे क्या कह रहा है कि अगर एफ एक्स डिफरेंशियबल है और एफ ऑफ ए 0 है और जी एक्स सिर्फ कंटिन्यूअस चाहिए, डिफरेंशियबल नहीं चाहिए। अगर जी एक्स डिफरेंशियबल है तब तो इस स्टेटमेंट की मुझे जरूरत ही नहीं है, सोचो आप। क्योंकि कोई कहता है कि सर एफ एक्स डिफरेंशियबल है और जी एक्स भी डिफरेंशियबल है, तब तो स्टेटमेंट 1 थ्योरम 1 काम कर जाएगा मेरा। लेकिन कोई कहता है कि भाई एफ एक्स डिफरेंशियबल है, एफ ऑफ ए 0 है और जी एक्स सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस चाहिए, डिफरेंशियबल नहीं चाहिए, तब भी एफ एक्स इंटू जी एक्स को अपन डिफरेंशियल कह सकते हैं। अगर इस चीज को यूज करें मेरे दोस्त, तो आप इसमें चेक नहीं करोगे। ये जो x इंटू मॉड एक्स है ना, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है आप। अब बोलो कैसे सर? तो लेट अस लुक एफ एक्स इक्वल टू एक्स फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, जो अभी हमने लिखा है फोर्थ नंबर। एफ एक्स इक्वल टू एक्स के बारे में क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस इज डिफरेंशियबल at x equal to 0 and f of 0 equal to 0? Can we say this कि this is differentiable at x equal to 0 and f of 0 equal to 0? बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। अब कोई बोले कि gx equal to mod x, बेटा नॉट डिफरेंशियबल तो है पक्का, है ना? लेकिन कंटिन्यूअस तो है ही ना यार, मुझे तो सिर्फ कंटिन्यूअस पे चाहिए खेल। तो कंटिन्यूअस एट x equal to 0, बाकी ये नॉट डिफरेंशियबल भी, हमें ये भी समझ में आ रहा है। तो अभी जो हमने स्टेटमेंट लिखा तो उसके हिसाब से तो ये क्लियर हो गया कि भाई इसका प्रोडक्ट मस्ट बी डिफरेंशियबल, और आया भी था, अभी आपने देखा। तो यानी ये स्टेटमेंट बहुत क्लियरली आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि यहां पे एफ एक्स डिफरेंशियबल है ना, और एफ ऑफ 0 0 के बराबर है। एफ एक्स डिफरेंशियबल है और एफ ऑफ 0 0 के बराबर है, और जी एक्स सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस चाहिए। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स को हम 0 पे डिफरेंशियबल बाकायदा बोल सकते हैं, है ना? तो इसके यूज से बहुत सारे कैलकुलेशंस आपके बच जाएंगे। जैसे एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं, है ना? जैसे मान लो कि ऐसा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, sin x इंटू मॉड ऑफ x इंटू x माइनस फाइव। अब क्वेश्चंस आर लाइक दिस, क्वेश्चंस आर लाइक दिस, समझिएगा कि एट हाउ मेनी पॉइंट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल, एट हाउ मेनी पॉइंट्स द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल। ये जो फंक्शन है ये कितने पॉइंट पे नॉट डिफरेंशियबल है? तो देखो डाउटफुल पॉइंट तो मुझे समझ में आता है कि जैसे अगर मैं इसको लिख दूं मॉड ए बी को मॉड ए इंटू मॉड बी, है ना, ऐसे लिख दूं, तो देखो डाउटफुल पॉइंट क्लियर है। साइन एक्स का कोई डाउटफुल पॉइंट नहीं, इट इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर। बट मॉड एक्स का डाउटफुल पॉइंट है, 0 पे नॉट डिफरेंशियबल है। आप सभी समझते हैं इस बात को। एक्स माइनस पाई का मॉड भी नॉट डिफरेंशियबल होगा, बट कहां होगा नॉट डिफरेंशियबल? पाई पे। तो हम लोग बोलेंगे डाउटफुल पॉइंट्स आर ओनली 0 एंड पाई। 0 एंड पाई के अलावा कोई भी पॉइंट सोचिए, कोई भी पॉइंट सोचिए, दिस इज डिफरेंशियबल, दिस इज डिफरेंशियबल, दिस इज डिफरेंशियबल, सो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली इज डिफरेंशियबल। 0 और पाई के अलावा आप कोई भी पॉइंट सोचेंगे तो साइन एक्स उस पॉइंट पे डिफरेंशियबल मिलेगा आपको, मॉड एक्स भी उस पॉइंट पे डिफरेंशियबल मिलेगा, मॉड एक्स माइनस पाई भी डिफरेंशियबल मिलेगा। तो थ्योरम नंबर 1 क्या कहेगा कि अगर ये भी डिफरेंशियबल, ये भी डिफरेंशियबल, ये भी डिफरेंशियबल, तो इन तीनों का प्रोडक्ट होगा मेरे दोस्त डिफरेंशियबल। यानी कि डाउटफुल पॉइंट कहां कहां आ रहे हैं मेरे को? एक तो 0 पे आ रहा है और दूसरा मुझे कहां पे आ रहा है? पाई पे। वैसे तो मुझे फिर अब चेक करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरम नंबर 2 मेरा कहता है कि अगर एक डिफरेंशियबल है, एक नॉट डिफरेंशियबल है, तो यू मस्ट चेक दैट पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन जो थ्योरम नंबर 4 है, ये मुझे इस बर्डन से आजाद कर रहा है। अब पूछोगे सर कैसे आजाद कर रहा है? तो चलिए हम 0 पे पहले सोचते हैं।
0 पे मैंने क्या कहा कि हम इस फंक्शन को fx मान लेते हैं, साइन x इंटू मॉड x माइनस पाई को। देखने का तरीका बस चेंज किया हमने, और इसको gx को मॉड x ले लिया, ऐसे सोचा मैंने। ठीक है, इस फंक्शन के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है मेरा? 0 के लिए मेरा पहला ऑब्जर्वेशन है साइन एक्स डिफरेंशिएबल है, मॉड एक्स माइनस पाई 0 पे तो डिफरेंशिएबल है बॉस, पाई पे गड़बड़ है इसका मामला, बट 0 पे तो डिफरेंशिएबल है। ये बात आप सभी समझते होंगे, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस पाई का जब आप ग्राफ बनाइएगा ना तो ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये पाई पे यहां पे शार्प कॉर्नर बना रहा होगा, 0 पे तो भाई पक्का डिफरेंशिएबल है। तो यानी ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है, ये 0 पे डिफरेंशिएबल है। थ्योरम 1 विल से कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 0। अब कोई बोले f0 निकाल लो सर, 0 है ना। ये आपको समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूं, नहीं तो मैं तो यहां सीधा बोलता कि भाई इसको फंक्शन ले लीजिए और इसको ले लीजिए, दिख जाएगा आपको। ये आपको समझाने के लिए से अलग अलग व्यवस्थाएं बनाकर आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो डिफरेंशिएबल भी है, 0 पे 0 भी वैल्यू है, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है ही ना 0 पे यार। तो अगर ये 0 पे कंटिन्यूअस है तो पक्की बात है कि ये प्रोडक्ट बिना चेक किए बतला सकते हैं कि फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल। कहां पे? 0 पे ये पक्का डिफरेंशिएबल। तो दो डाउटफुल पॉइंट आए थे, एक क्लियर हो गया। आपको बोले सर पाई का बताओ कैसे करेंगे? पाई में देखने का नजरिया थोड़ा बदल दीजिए। पाई में जिसको आपने अभी fx देखा था उसको मत देखिए, इसको मान लिया मैंने fx, इस पूरे को, इसको मैंने अब बोल दिया fx, और इसको मैंने बोल दिया दोस्त gx। देखो बेटा gx में तो बस मुझे इतना चाहिए, पाई पे बात कर रहे हैं, पाई पे बात कर रहे हैं, तो gx में तो मैं बिल्कुल इजीली बोल सकता हूं कि पाई पे कंटिन्यूअस तो पक्का होगा। ग्राफ देख ले यार, मॉड फंक्शन कहीं डिसकंटिन्यूअस तो होता नहीं है ना, नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता। तो ये फंक्शन पक्की बात है पाई पे कंटिन्यूअस है। कोई पूछे ये फंक्शन सर, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है पाई पे, क्योंकि साइन एक्स भी डिफरेंशिएबल है पाई पे और मॉड एक्स भी डिफरेंशिएबल है पाई पे। लेकिन पाई पे वैल्यू क्या है इस फंक्शन की? 0 है, क्योंकि साइन पाई इज एक्चुअली 0। तो यानी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और पाई पे वैल्यू 0 है, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो प्रोडक्ट फिर से क्या हो गया? डिफरेंशिएबल। यानी इस थ्योरम ने फोर्थ नंबर जो पॉइंट है इसने मुझे आजादी दे दी कि भाई चेक नहीं करना है 0 और पाई दोनों पे ही कैसे हैं डिफरेंशिएबल, और ये हमारा बहुत सारा टाइम बचा देता है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसा लिख दूं तो पहले तो ऐसे सवाल देखकर बच्चों के तोते उड़ जाते हैं ना। वो सिर्फ क्या करते हैं? तोता उड़ मैना उड़, तोता उड़ मैना उड़, है ना, कॉन्सेप्ट उड़ गया। तो साइन एक्स इंटू, अगर पूछता है x इंटू एक्स माइनस पाई इंटू एक्स माइनस 2 पाई इंटू एक्स माइनस 3 पाई, ऐसे लिख दे टिल x माइनस 100 पाई, और क्वेश्चन बना के पूछ दे भाई, है ना, क्वेश्चन बना के पूछ दे कि ये जो फंक्शन है ये कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ये जो फंक्शन है ये कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो पहले तो मैंने बताया कि इतना बड़ा क्वेश्चन देके ही बच्चा गुल, बत्ती गुल, बत्ती गुल हो गई। क्यों गुल हो गई साहब? इतने सारे मॉड के अंदर देख के लगता है यार 100 तक है तो 4-5 तो जरूर आया होगा नॉट डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट। तो पहले ही वो ढूंढना चालू करता है कि 3-4 से ऊपर वाले ही बस आंसर मार्क करूंगा। चेक तो कैसे कर सकता हूं, क्योंकि डाउटफुल पॉइंट ही 100 है। डाउटफुल पॉइंट 100 है ना यार, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 100 पाई तक ये सारे डाउटफुल पॉइंट है। अब चेक कैसे करेगा वो? तो वो पहले 3-4 से तो चालू ही करता है कि 3-4 के ऊपर 3-4 तो मिनिमम हो गया यार, इतना बड़ा लिखा है यार सवाल ने, क्यों मेहनत करेगा? तुम ही सोचो यार, कॉमन सेंस, आईटी का सवाल है। बिल्कुल सही, फोड़ने वाला है तू आईटी बेटा, जबरदस्त। तो लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट जानता है तो वो समझ जाएगा कि भाई 0 पे जब चेक करेंगे तो मॉड एक्स अलग रख देंगे और बाकी फंक्शन को इकट्ठा मान लेंगे, तो फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल। ऐसे ही पाई पे, जैसे ये है ना, जैसे ऐसे तोड़ा था ऐसे इसको भी तोड़ के देख लीजिए, 2 पाई पे भी डिफरेंशिएबल, 3 पाई पे, सब पे। तो यानी कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है? 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, यानी हर जगह कैसा है? डिफरेंशिएबल। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ गई? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? समझ में आ गई तो फटाफट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। चलिए, तो फोर्थ नंबर पॉइंट हो गया, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट इज अ इंफॉर्मेशन लेवल पॉइंट, है ना, इंफॉर्मेशन टाइप है, और ये सवाल आ चुका है ना। हालांकि ये जो स्टेटमेंट है वैसे तो मैं बहुत सालों से पढ़ाता आ रहा हूं, है ना, ठीक है, तो बहुत सालों से पढ़ाता आ रहा हूं, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये पॉइंट पढ़ाने का क्या फायदा है, बच्चे को बहुत परेशानी हो जाती है, चीजें समझ नहीं आती हैं, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसा हुआ कि 3-4 साल पहले जेई ने उस क्वेश्चन को ही पूछ लिया, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछा, है ना, डायरेक्ट नहीं पूछा, मैच दो कॉलम में एक पार्ट में लगाकर पूछ लिया, है ना। और उसके बाद फिर सबको लगा कि यार सर ये तो सवाल आपने जो करवाते थे क्लास में ये तो आ ही गया। तो सबने बोला कि सर ये पहली बार आ गया, अब बताओ। तो मैंने बोला भाई ये पहली बार नहीं आया, ये दूसरी बार आया है, क्योंकि एक बार बहुत पहले जेई इस स्टेटमेंट को पहले ही पूछ चुका है, समझ में आ गया। और जो एक बार पूछता है उससे मिलता जुलता उसको थोड़ा बहुत चेंज करके वो कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड ही है ना। प्रॉब्लम्स, डेटा सेट, लैंग्वेज, ये सब चेंज हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो फिक्स ही है, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स हमें समझ में आ जाना चाहिए ये जो स्टेटमेंट है। बाकी पहले लिखिएगा। आप इतना फास्ट कैसे बताते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं? थ्योरम्स यूज कर रहे हैं, लॉजिक्स दिए जा रहे हैं, आप भी सीखिए लॉजिक्स, आप भी फास्ट कीजिए। पहले मैं भी जब क्रिकेट देखता था तो मैं तेंदुलकर को देखता था, फिर मैं तेंदुलकर को देखता था, फिर मैं देखता रह जाता था, फिर देखते देखते मेरे को लगता था यार ये इतना फास्ट कैसे हो सकता है। फिर मुझे बाद में पता चला जब उस एक एडवर्टीजमेंट में उसने बताया कि वो बॉर्नवीटा पीता है, तब मुझे पता चला कि बॉर्नवीटा नहीं, सॉरी, बूस्ट पीता है, तब मुझे पता चला कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माइंड एनर्जी। चलिए थोड़ी देर मिलते हैं। ओके चलिए, फिफ्थ नंबर पॉइंट लिखिएगा। इफ fx is if fx is differentiable at x equal to a, if fx is differentiable at x equal to a, if fx is differentiable at x equal to a, then if fx is differentiable at x equal to a, then f dash a, sorry, if fx is differentiable at x equal to a, then f dash x, then f dash x need not be, then f dash x need not be continuous. If fx is differentiable at x equal to a, then f dash x need not be continuous. Then f dash x need not be continuous at x equal to a. Then f dash x need not be continuous at x equal to a. Then f dash x need not be continuous at x equal to a. ये स्टेटमेंट क्या कहता है दोस्त, कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट x इक्वल टू a पे, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि फंक्शन वहां कंटिन्यूअस हो। हालांकि ये पॉइंट अपने आप में, है ना, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जनरली ऐसा समझा जाता है और ऐसा देखा भी गया है कि नॉर्मल फंक्शंस के केस में ये लाइन बिल्कुल भी सत्य नहीं है। क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा, और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के बाद फंक्शन कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। फंक्शन कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस। तो नॉर्मल फंक्शंस में आप इसका कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं देख पाएंगे जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और उसका डैश कंटिन्यूअस ना हो। बट ये कुछ खास फंक्शंस के साथ ये चीज है, और ये परिभाषाओं से नहीं समझा जा सकता है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट सी इट थ्रू डेफिनेशंस, यू विल हैव टू सी इट थ्रू एन एग्जांपल। और उस एग्जांपल में भी क्या है कि ध्यान से देखिएगा तो ही समझ में आएगा। जैसे अगर आप एक फंक्शन लेते हैं, मान लीजिए लाइक दिस, एक्स स्क्वायर साइन 1/x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0,
है ना। अगर हम इस फंक्शन के बारे में डिस्कशन करें, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर साइन 1/x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, ध्यान से देख लीजिए एक बार। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पे। अब बोलेगा कोई कि सर कैसे डिफरेंशिएबल है 0 पे, तो हमने बोला सर कि f डैश 0 प्लस इक्वल टू लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 होल अपॉन h। यानी यहां से क्या आएगा दोस्त कि लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस h इंटू साइन 1/h, है ना, h इंटू साइन 1/h। ध्यान से देख लीजिएगा। तो अब आप बताइए इसके बारे में आपका क्या कहना है। ये क्वांटिटी हमेशा -1 से 1 के बीच की होगी और ये क्वांटिटी किधर जा रही होगी, 0। तो अगर ये 0 जा रही है, ये -1 से 1 के बीच की क्वांटिटी है, तो 0 इंटू अ बाउंडेड क्वांटिटी इज ऑलवेज 0। तो यानी कि f डैश 0 प्लस इज 0। ऐसे ही अगर आप सोचिएगा ना कि f डैश 0 माइनस क्या है, तो फिर से आप वही चेक कीजिएगा, लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस h, तो h स्क्वायर साइन -1/h माइनस 0 और अपॉन माइनस h। बच्चों आप इसको दोबारे भी देखिएगा ना, तो दोबारे भी सेम ही चीज आ रही है। लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस h इंटू साइन 1/h, और इसका प्रोडक्ट कितने के बराबर आएगा दोस्त, 0 के बराबर आएगा। यानी कि दोनों चीजें बराबर है, तो f डैश 0 0 हो गया। तो क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया कि ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है। इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। सिर्फ 0 एक डाउटफुल पॉइंट था। 0 पे आप देख सकते हो कि बस ये गड़बड़ कर रहा है, बाकी 0 के अलावा कोई भी x ले लो, ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल। तो प्रोडक्ट कैसा होगा इसका, डिफरेंशिएबल। क्या यहां तक समझ में आ गया कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है हर एक जगह। ठीक है, तो चलिए ये डिफरेंशिएबल तो हो गया। तो अब कोई पूछे कि सर ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने बोला साहब कि f डैश x निकालिए, f डैश x निकालिए। तो 0 पे तो f डैश 0 0 है, यानी कि 0 पे तो f डैश 0 0 है ना, है ना। 0 पे तो f डैश 0 0 है, कहां गया, ये लिखा। तो यानी f डैश x की वैल्यू 0 पे तो भाई 0 है, नॉट 0 पे कैसे निकलेगी भाई, तो नॉट 0 पे f डैश x इसको डिफरेंशिएट करके आएगा, तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो x स्क्वायर का कितना हो गया, 2x साइन 1/x, फिर x स्क्वायर साइन 1/x का cos 1/x, चेन रूल लगेगा दोस्त, है ना। साइन 1/x का आएगा cos 1/x और 1/x का आएगा माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये खत्म, ये खत्म। अब सुनिएगा ध्यान से, है ना। इस फंक्शन की बात अगर मैं करूं तो ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। ये जो उदाहरण मैं दे रहा हूं ये एक नेचुरल सामान्य सा उदाहरण नहीं है, ये काफी असामान्य उदाहरण है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, क्योंकि देखो इस फंक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी बतलाया है कि ये फंक्शन बहुत ही ज्यादा उपद्रव और तांडव मचाता है 0 के नेबरहुड में। ये फंक्शन ऑसिलेट करता है और बहुत हाईली ऑसिलेट करता है बिटवीन -1 से 1 इन द नेबरहुड ऑफ 0। तो ये बहुत ही उत्पाती फंक्शन है, ये बहुत उपद्रव करता है 0 के आसपास। लेकिन जैसे ही एक्स स्क्वायर के फील्ड में आया ये, तो जैसे ही एक्स स्क्वायर के फील्ड में आया मतलब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, तो इसका पूरा तांडव शांत हो गया। जैसे होता है ना कि कोई बच्चा काफी उपद्रवी होता है, काफी उत्पात मचाता है, काफी मतलब समझो ना तांडव कर रहा है घर में, और अचानक से एक ऐसा प्रेजेंस आया, ऐसा फील्ड आया, वो बिल्कुल शांत हो गया, और उस एंट्री का नाम था पिताजी, बिल्कुल शांत हो गया। और जैसे ही वहां से हटे पिताजी, फिर से चालू हो गया। तो आप समझ लीजिए कि जैसे ही एक्स स्क्वायर आया, उसने साइन 1/x का जो भी उपद्रव था 0 के आसपास बिल्कुल सन्नाटा कर दिया, 0 कर दिया एकदम। लेकिन जैसे ही डिफरेंशिएट हुआ ये फंक्शन, जैसे ही डिफरेंशिएट हुआ ये फंक्शन, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके साथ तो एक x लगा हुआ है, तो ये तो 0 दे देगा वैल्यू, बट यहां का जो एक्स स्क्वायर है दोस्त ये गायब हो गया, ये बेचारा बिल्कुल अकेला रह गया। अब ये फिर से उपद्रव मचाएगा 0 के आसपास।
यानी हम लोग बोल रहे हैं कि यहां पे फिर से ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। और ऐसे जितने भी फंक्शंस हैं वहां केयरफुल होने की जरूरत है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द टर्म इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। नेचुरल प्रोसेसेस में फंक्शंस अगर डिफरेंशिएबल है दे विल बी कंटिन्यूअस, सॉरी, फंक्शंस अगर डिफरेंशिएबल है तो उसके डैश फंक्शंस यानी डेरिवेटिव फंक्शंस मस्ट बी कंटिन्यूअस। बट साइन 1 अपॉन एक्स कॉस 1 अपॉन एक्स जैसे ही आएगा और आपको डेरिवेटिव के बारे में बातें करनी है, एफ एक्स से एफ डैश पे बात करनी है, तो वहां पे आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि वहां पे कंटिन्यूटी नेसेसरी नहीं होती है मेरे भाई, है ना। तो इज दिस क्लियर? तो इसको बिल्कुल एज इट इज जैसा बतलाया गया एज एन इंफॉर्मेशन दिमाग में रखिएगा कि इस तरह के फंक्शन में ही लगाना है। नॉर्मल फंक्शंस में अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, सबने क्लियर और डन दोनों ही वर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा दोस्तों, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस, है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस determinations of functions which are differentiable everywhere, differentiable everywhere and satisfies a given functional rule. Determination of functions which are differentiable everywhere and satisfies a given functional rule. एक functional rule को satisfy कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर है। अब इस तरह के क्वेश्चंस वैसे तो जेई में बहुत कम आते हैं, है ना, कि फंक्शनल रूल फाइंड आउट करने वाले जो सवाल है बहुत कम आते हैं, है ना। और जो आते भी हैं वो कॉमन सेंस के बेसिस पे सॉल्व हो जाते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट यहाँ पे हम एक खास तरह के फंक्शनल रूल्स की बात कर रहे हैं। ऐसे फंक्शनल रूल्स जिसके फंक्शंस कैसे हैं, डिफरेंशिएबल। तो क्या हम फंक्शंस निकाल सकते हैं फंक्शनल रूल से, है ना। क्या हम फंक्शन निकाल सकते हैं फंक्शनल रूल से? तो आई कैन से यस, हम फंक्शंस निकाल सकते हैं फंक्शनल रूल से अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम फंक्शनल रूल से फंक्शन को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जाओगे तो हो जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारे बच्चे उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं और फिर दो तीन मेथड बनाने के बाद फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि इस मेथड को यूज करूं, उस मेथड को यूज करूं, क्या करूं। कभी कुछ लगा रहे हैं, कभी कुछ लगा रहे हैं, हो नहीं रहा है ना। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसलिए एक ही मेथड आपको बतला रहा हूं। हालांकि बतलाने की बतला सकता हूं बट वो एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी फायदा की जगह नुकसान करता है, बच्चा फिर करना ही छोड़ देता है इस तरह के सवाल। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल एक ही मेथड बताऊंगा और उस मेथड को ही आपको अप्लाई करना है ना, उस मेथड को ही अप्लाई करना है। और ये जो मेथड है दिस इज मेथड ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का मेथड है। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई बोलता है कि लेट, क्वेश्चन है, लेट f is a differentiable function satisfying, है ना, satisfying f of x plus y equal to fx plus fy for all x comma y belongs to R and f dash 0 equal to 0. Find fx. ऐसा एक सवाल आपको दिया गया कि भाई ये फंक्शनल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है और f डैश 0 0 है। तो वैसे तो हमें दिखता है कि भाई ये किस तरह का फंक्शन हो सकता है ना, ऐसा तो दिखता है किस तरह का फंक्शन हो सकता है। बट हम लोग बोले कि चलो हम गेस नहीं कर रहे हैं, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं।
तो फंक्शनल इक्वेशन में जो पहली चीज आपको रियलाइज करनी होती है दोस्त, वो रियलाइज ये करना होता है कि एक्स एंड वाई हियर आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट जब हम बोलते हैं तो जैसे हम डिपेंडेंट बोलते हैं, तो डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जब हम y इक्वल टू एफ एक्स की बात करते थे, तो जब आप x रखते थे तो y उस पर डिपेंडेंट होता था। y अपनी मर्जी से आप कुछ भी नहीं रख सकते थे कि मतलब x भी कुछ रख दिया, y भी कुछ भी रख दिया और वो सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं नहीं। x जब आप रखते थे y की एक चॉइस या जो भी आता था ना, वो वैल्यू उस पर डिपेंड करती थी x पे। बट यहां पे ऐसा सीन नहीं है। ये बोला फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब x और y आप इंडिपेंडेंटली कुछ भी रख सकते हैं। और आपने फंक्शनल इक्वेशन में भी ऐसे काम किए होंगे कि x को 1 रख दिया होगा, y को 2 रख दिया होगा, यानी x और y जब आप वहां रख रहे थे तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा था। तो सबसे पहली चीज, वेरिएबल्स वैसे ही हैं, वही टाइप के वेरिएबल्स हैं, बट यहां पे रिश्ते वैसे नहीं है। पहले रिश्ते जब y इक्वल टू एफ एक्स की बात करते थे तो y और x, मतलब y जो था दैट वाज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x। बट जब हम इस तरह के फंक्शनल इक्वेशन की बात करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि x और y डिपेंडेंट है। हियर x एंड y आर इंडिपेंडेंट। तो क्या आपको ये मेरी बात समझ में आई कि जब भी फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे तो यू शुड रिमेंबर दिस फैक्ट कि दैट x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इफ इट इज क्लियर, राइट? यस, राइट। तो हम लोग को ये समझ में आ गई बात कि x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, राइट? तो मैं क्या कह रहा हूं, उसको डिफरेंशिएट कर दो। अब बोलोगे सर किसके रेस्पेक्ट में? आप x के रेस्पेक्ट में कर दो या y के रेस्पेक्ट में कर दो, किसी एक के रेस्पेक्ट में कर दो, ट्रीटिंग अदर एज कांस्टेंट, है ना? दोनों में से किसी। अब देखो, कभी x के रेस्पेक्ट से भी आ जाएगा, कभी y के रेस्पेक्ट से इजी आ जाएगा, कभी दोनों के रेस्पेक्ट से इजी ही आएगा, है ना? कोई ऐसा टेंशन नहीं है। तो कभी ऐसा हो जाए ना कि x के रेस्पेक्ट से नहीं आ रहा है तो आप y के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करो। कोई बोला y के रेस्पेक्ट से नहीं आ रहा है तो x के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर लो, है ना? किसी एक के रेस्पेक्ट से कर लीजिएगा। तो चलिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम विथ रेस्पेक्ट टू y, और ट्रीट क्या कर रहे हैं? x को कांस्टेंट। ट्रीट क्या कर रहे हैं? x एज कांस्टेंट। तो भाई अगर मैंने y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और ट्रीट कर रहे हैं x को कांस्टेंट, तो देखिएगा यहां पे क्या बनेगा दोस्त? f डैश x प्लस वाई। क्या बनेगा? f डैश x प्लस वाई। चेक कीजिएगा। कोई बोले सर x प्लस वाई का डेरिवेटिव कैसे आएगा? चेन रूल तो लगेगा। तो x प्लस वाई में x इज अ कांस्टेंट, तो ऐसा नहीं कि इसका dx अपॉन dy कर दीजिएगा कि सर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो dx बाई dy, नहीं नहीं, जीरो। क्योंकि x कैसा है बच्चों? कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx अपॉन dy किसके बराबर हो जाएगा? जीरो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हो और y के रिस्पेक्ट में x कैसा है? कांस्टेंट। और y का कितना आ जाएगा इधर? 1, एंड दैट इज इक्वल टू f डैश y। अब बोलोगे सर ये fx का क्या हुआ? तो बेटा अभी ये बताया ना कि x कांस्टेंट है, तो fx भी कैसा होगा? कांस्टेंट। तो विद रिस्पेक्ट टू y जीरो, है ना? तो ये बन जाएगा। अब देखना, सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू x या y डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। फिर ये जो डेटा दिया हुआ ना f डैश जीरो इक्वल टू जीरो, इसका यूज करेंगे। कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले इसको एक वेरिएबल में लाइए। सबसे पहले इसको एक वेरिएबल में लाइए। कभी भी ऐसा हो ना कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y को पुट कीजिए। जैसे यहां f डैश जीरो जीरो दिया हुआ है, तो हम इस डेटा को यहां यूज कर सकते हैं दोस्त। अब बोलोगे सर कैसे यूज कीजिएगा आप? सुनिएगा ध्यान से। तो हमने बोला कि अगर इसमें y को जीरो रख दें, y को जीरो रख दें, तो यानी यहां से क्या बनेगा मेरा? f डैश x इक्वल टू f डैश जीरो। और f डैश जीरो अगर जीरो है तो f डैश x जीरो आ गया। f डैश x जीरो आ गया तो fx आ गया कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड। f डैश x अगर जीरो आ गया तो fx कैसा आ गया? कांस्टेंट। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब कोई पूछे कांस्टेंट कैसे निकालोगे सर? तो भाई ये जो फंक्शनल इक्वेशन है ना, यहां से एक वैल्यू निकलेगी, है ना? यहां से एक वैल्यू निकलेगी। तो कांस्टेंट निकालने के लिए यहां से वैल्यू कैसे निकालोगे सर? तो भाई x y जीरो रखने पर आप देखो खुद से, x और y दोनों को जीरो रखने पे ये साइड कितना हो जाएगा? f0, और इधर की साइड क्या आ जाएगा? f0 प्लस f0 ट्वाइस ऑफ f0। अब f0 काट मत देना कि 1 इक्वल टू 2 आ गया सर, तो f0 यहां से जीरो आ जाएगा। तो बेटा अगर fx कांस्टेंट है तो यानी कि fx हैज टू बी जीरो। fx हैज टू बी जीरो। अब देखो ये f डैश जीरो का डेटा कितना महत्वपूर्ण था, उसके हिसाब से fx जीरो आ गया। लेकिन कोई बोलता है कि सर f डैश जीरो यहां 1 था, अगर मान लीजिए जीरो की जगह क्या था? 1 था। जीरो की जगह क्या था? 1 था। तो यानी यहां f डैश जीरो 1 आएगा। फिर fx क्या आएगा? fx आएगा x प्लस सी,
क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x प्लस सी, और फिर से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी f0 0 लगाओगे तो fx इक्वल टू उस केस में क्या आ जाएगा, x। तो यानी आप समझ रहे जो f'0 का डेटा है उस पर फंक्शन डिपेंड करेगा, है ना। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्त। अगला सवाल है लेट f बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। लेट f बी अ डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग। तो पूरा अप्रोच आपके साथ डिस्कस कर लिया गया है कि इस तरह के सवालों को कैसे हमें टैकल करना है, तो उसके हिसाब से ही आप इस सवाल को करके देखिए। फॉर ऑल x एंड y greater than 0, if f'1 is 1, find fx। चलिए करके देखिए, करके देखिए। यस, बिल्कुल सही है। इसको फिर से अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू y अगर डिफरेंशिएट करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, है ना, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, है ना। तो हम लोग बोले कि दिस इज नाउ f डैश x बाई y, ओके। इनटू कितना आ जाएगा, इनटू अगर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो यहाँ x इंटू 1/y का मुझे लग रहा है -1/y²। नहीं समझ में आया तो पूछना बच्चों, है ना। हमने क्या किया कि f ऑफ x बाई y को डिफरेंशिएट कर दिया। बस ध्यान रखिएगा कि आप x को कांस्टेंट ट्रीट कीजिएगा। तो f डैश x बाई y, अब x बाई y का डेरिवेटिव होगा तो x कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और 1/y का विथ रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा, -1/y²। fx का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और इधर आएगा -f डैश y। तब मेरे ख्याल से लग रहा है कि f'1 का डेटा है इस बार, तो मुझे y इक्वल टू 1 रखना चाहिए। यानी यहां से क्या आएगा, f'(x) इंटू x इंटू -1 इक्वल टू -f'1। तो माइनस तो कट गया, यानी यहां से f'(x) आया दोस्त 1/x, और दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो fx आ जाएगा। कितना आएगा fx, ln x प्लस c, है ना। और यहां से f(1) कितने के, सॉरी, यहां से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x और y दोनों को 1 रख दो इसमें, तो यानी f(1) इक्वल टू f1 माइनस f1, यानी कि f1 माइनस f1 मतलब 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो f(1) निकालोगे तो ln1 इज 0 प्लस c एंड दैट इज 0, तो c की वैल्यू 0 आ गई। सो वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू ln x। क्लियर है भाई, क्लियर है? कोई लिख रहा है तो वेट डाल देना यार। इसको होमवर्क में ही लिख दे रहे हैं ना। सपोज f is derivable है ना फंक्शन which satisfies f of x plus y equal to fx plus fy plus x square y plus xy square for all x and y, for all x and y. Suppose limit x is approaching 0, fx upon x equal to 1, है ना। फाइंड fx, ये दिया हुआ है। इस डेटा को कैसे यूज करना है वो सोचिएगा, है ना, वो सोचिएगा। चौथा क्वेश्चन है
a differentiable function satisfies f of x plus y equal to fx plus fy plus 2xy minus 1 for all x and y belongs to R. आगे सवाल है if f dash 0 equal to root under 3 plus a minus a square, then find fx and prove that fx is greater than 0 for all x belongs to R. है ना, लिख डालिए और इसको कर डालिएगा।